प्रदेश एक देश होता तो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री होती। पर आयरनी देखो, जितने लोग यहाँ रहते हैं उतनी ही ज्यादा गरीबी भी है। सोचो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी फर्टाइल लैंड, इतना बड़ा मार्केट, फिर भी गरीबी क्यों? इंडिया की 16% पॉपुलेशन यूपी में ही है। मतलब यहाँ पर लोग काफी ज्यादा हैं, रिसोर्सेज भी है, लेकिन पैसा नहीं। पर कैपिटा इनकम देखो तो यूपी भारत की सबसे गरीब स्टेट्स में से आता है। इवन हैरानी की बात है कि यहाँ से इंडिया के 9 प्राइम मिनिस्टर्स निकल चुके हैं। मतलब यहाँ की मिट्टी से कल्चर, हिस्ट्री सब कुछ मिलता है, फिर भी ये गरीब क्यों है? तो आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। एक कहानी जो ब्रिटिश इरा से लेकर आज तक की पॉलिटिक्स तक जाती है, जो जमींदारी सिस्टम से लेकर रायट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तक हर चीज को कवर करती है। तो यूपी की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। प्रदेश का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट FY 23-24 में 25.48 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 22.58 लाख करोड़ से अच्छी ग्रोथ दिखाता है। साउंड इंप्रेसिव, राइट? बट एक सेकंड रुको और कंपेयर करो। महाराष्ट्र का जीडीपी 45 लाख करोड़ से ज्यादा है। तमिलनाडु भी 27 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। मतलब यूपी की जीडीपी बड़ी तो है, पर ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से। अब रियल पिक्चर तब समझ में आती है जब हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं, क्योंकि वही बताता है कि एक आम आदमी की जेब में कितना पैसा आ रहा है। यूपी की एवरेज पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1,13,000 है, जो कि जो नेशनल एवरेज है 2,05,000 का, उससे ऑलमोस्ट आधा ही है। वहीं दूसरे डेवलप्ड स्टेट्स को देखें तो महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम FY 25 के अराउंड 3 लाख एस्टिमेट की जा रही है, और तमिलनाडु की इनकम तो ऑलरेडी 3 लाख क्रॉस कर चुकी है। मतलब एक महाराष्ट्र या तमिलनाडु का आम आदमी यूपी के आदमी से 3 गुना ज्यादा कमा रहा है, और इसी वजह से यूपी की पर कैपिटा इनकम इंडिया में सेकंड लोएस्ट है। और जब लोगों की इंडिविजुअल इनकम कम होती है तो स्पेंडिंग पावर भी कम हो जाती है, लोग कम खरीदते हैं, नए बिजनेसेस उतनी तेजी से ग्रो नहीं करते हैं, टैक्स कलेक्शन भी लो रहती है, और जब टैक्स रिवेन्यू लो होता है तो गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के लिए फंड्स भी कम बचते हैं। ये एक विशियस साइकिल है जो तोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन ये साइकिल बना कैसे? सिर्फ आज की पॉलिसीज की वजह से नहीं, ब्रिटिश इरा से लेकर आज तक की गवर्नेंस, जमींदारी सिस्टम, रायट्स, माइग्रेशन, सब कुछ मिला जुलाकर इस प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूपी गरीब क्यों है और क्या ये बदल सकता है। उत्तर प्रदेश वैसे ही गरीबी से स्ट्रगल करता आ रहा है, ऊपर से कई साल तक यहाँ पर हर दूसरे साल कोई दंगे या फिर वायलेंस होते रहते थे। अब सोचो, एक ऑलरेडी गरीब स्टेट अगर और मुसीबत में फंस जाए तो क्या होगा? 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों की बात करें तो वहां पर 50 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी, 40,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 90 करोड़ का रिलीफ पैकेज भी दिया था, पर इन दंगों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत डेंजरस था। देखो, ये जो दंगे होते हैं इनका इम्पैक्ट सिर्फ लोगों तक लिमिटेड नहीं है, इससे बिजनेसेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, माइग्रेंट वर्कर्स भाग जाते हैं। उस टाइम बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स डर गए थे, और तब यूपी की ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी और वीक हो गई। और ये एक दो बार की बात नहीं है, ये कई सालों तक यूपी का एक पैटर्न बन चुका था। जब भी राइट्स होते थे, जीडीपी में लॉस होता था, टैक्स रिवेन्यू गिरता था, नए प्रोजेक्ट्स रुक जाते थे, और नए इन्वेस्टमेंट तो आते ही नहीं थे। सहारनपुर के दंगे 2014 इसका एक बड़ा एग्जांपल है। सिर्फ 10 दिन के दंगे से डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी 240 करोड़ का लॉस हुआ था। 17,000 MSMEs में से 20% यूनिट्स ने अपने शटर्स बंद कर दिए थे, जिससे 25 से 23 करोड़ का नुकसान हुआ था। 60,000 डेली वेज वर्कर्स वहां पर वुडन, फर्नीचर और एग्रो बेस्ड मशीनरी जैसे कामों में जुड़े थे। उनकी सोर्स जो था इनकम का, वो सब चला गया था। और ये सिर्फ एक सिटी की बात नहीं है, यूपी में ऐसे बहुत सारे दंगे हुए थे जो कि इकोनॉमी का पूरा फ्लो को डिस्टर्ब करते थे, और फैक्ट्रीज बंद हो जाती थी, नए प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन करना पड़ता था, और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गिरता था।
जो पैसा डेवलपमेंट में लगना चाहिए था वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में चला जाता था। और अगर इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस वीक हो जाए तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, एग्रीकल्चर। देखो, यूपी को एग्रीकल्चर हब कहा जाता है, पर क्या ये सच में स्टेट की स्ट्रेंथ है या एक और इकोनॉमिक ट्रैप? चलिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश को इंडिया का एग्रीकल्चर हब कहा जाता है और सच कहूं तो सही भी है। यहाँ का सबसे बड़ा क्रॉप गन्ना यानी कि शुगर केन है और यहाँ इंडिया की 45% शुगर प्रोडक्शन होता है। यूपी के अंदर लगभग 28.53 लाख हेक्टेयर एरिया में शुगर केन की खेती होती है, जिससे 2348 लाख टन तक का प्रोडक्शन होता है। मतलब यूपी देश का सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसर है। लेकिन अभी का रीसेंट डेटा देखें तो 24-25 के शुगर केन सीजन में यूपी का शुगर प्रोडक्शन 6 लाख मैट्रिक टन से गिर गया है। इट इज कंसर्निंग। लेकिन इसकी वजह क्या थी? रेड रॉट डिसीज, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई और फार्मर्स को मैसिव लॉस हो गया। एक और बड़ी प्रॉब्लम है इरिगेशन की कमी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूपी का जो खेती बाड़ी के लिए जो जमीन है उसमें से 84.8% जो है इरिगेटेड है, जो दूसरे स्टेट से बेटर लगता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। कई एरियाज आज भी बारिश पे डिपेंडेंट है और जब मानसून फेल हो जाए तो फार्मर्स का पूरा इनकम सिस्टम पलट जाता है। और जब फार्मिंग क्राइसिस होती है तो फार्मर्स को मजबूरन लोन लेना पड़ता है। 2019 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 50% से ज़्यादा जो भी एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में काम करते हैं उनमें किसी ना किसी तरह का लोन लिया हुआ है और एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन पर हाउस होल्ड 74,000 है। और इनमें से मैक्सिमम लोन्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लिए जाते हैं, जैसे कि कोई जमींदारी से ले लिया या फिर किसी से जानने वाले पहचानने वाले से, जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। और उत्तर प्रदेश में ही 1418 फार्मर्स पर 7 करोड़ 10 लाख का लोन बचा हुआ है, जिसमें से 300 फार्मर्स का रिकवरी सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। इसी तरह की सिचुएशन फार्मर्स को डेट ट्रैप में धकेल देती है, जहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस पूरी सिचुएशन का असर जो ये गांव हैं इन सब में पॉवर्टी से दिखाई देता है। 2021 में उत्तर प्रदेश की 37.79% पॉपुलेशन को मल्टी डायमेंशनल पुअर कैटेगरी में रखा गया। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी और डेट गरीबी को बढ़ा देता है। हालांकि कुछ अच्छी न्यूज भी है। 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश ने गरीबी कम करने में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसमें 3.42 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है और फार्मर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बिना ये प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं हो सकती। तो एक तरफ एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन जब तक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बेटर मंडी सिस्टम नहीं होगा तब तक ये सेक्टर्स स्टेट को गरीबी से बाहर निकालने में पूरी तरह से मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक तरफ की कहानी है। यूपी का एग्रीकल्चर सेक्टर आज जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हिस्टोरिकल बैगेज भी कैरी करता है। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हम आज देख रहे हैं उसकी जड़ें ब्रिटिश इरा के पॉलिसीज तक जाती है। जमीन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मर्स की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, इन सब का असर आज भी देखने को मिलता है। अब एक और हिस्टोरिकल रीजन देखो, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट के थ्रू लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम स्टैब्लिश किया था, जिसमें कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और बाकी फार्मर्स उनके लिए काम करते थे। आप खुद ही सोचो कि अगर एक स्टेट का एग्रीकल्चर लैंड फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है। आज भी यूपी के कई एरियाज में लैंड होल्डिंग्स काफी अनइक्वल है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग यूपी में एवरेज लैंड होल्डिंग साइज सिर्फ 0.80 हेक्टेयर्स है और छोटे खेतों का साइज तो और भी कम है, 0.55 हेक्टेयर्स तक है। इसका मतलब है कि ज्यादा पॉपुलेशन कारण जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है, जो प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों को अफेक्ट करती है। जब तक लैंड रिफॉर्म्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होते और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल नहीं होता और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऐसे ही जारी रहेगी। और यही वजह है कि रूरल इकोनॉमी यूपी में कभी फुल्ली डेवलप नहीं हो पाई है। जब एक बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का अपनी जमीन का मालिक नहीं होगा तो वो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कैसे करेगा। एग्रीकल्चर एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाने के बजाय एक सर्वाइवल स्ट्रगल बन गया है। इसका सीधा इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस नहीं बचे और माइग्रेशन ही एक बड़ी रियलिटी बन गया। यूपी के लोग यूपी को छोड़कर दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं। सैडली यूपी से लोग बाहर जाने के मजबूर हैं। सेंसस 2011 के हिसाब से
1,23,00,000 लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे स्टेट्स में सेटल हो चुके हैं, जो इंडिया के सबसे ज्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट्स हैं। इवन सिर्फ महाराष्ट्र में ही यूपी के माइग्रेंट्स का शेयर 5.7% है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा जॉब रिलेटेड माइग्रेशन है। मतलब यूपी का हार्ड वर्किंग और एजुकेटेड यूथ अपने स्टेट की इकोनॉमी बढ़ाने के बजाय दूसरे स्टेट की जीडीपी बूस्ट कर रहा है। जब किसी स्टेट के बेस्ट लोगों से छोड़कर जाने लगते हैं तो डेवलपमेंट कैसे होगा? एंड नो डाउट ये ब्रेन ड्रेन यूपी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक बड़ा हर्डल है। जब तक यहाँ पर इंडस्ट्रीज, जॉब्स और बेटर लिविंग कंडीशंस क्रिएट नहीं होती हैं, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। और माइग्रेशन का और दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जो लोग यूपी में रहते हैं उनके लिए भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती है। कम स्किल्ड लेबर फोर्स बचती है, जिसे इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करने में हेजिटेंट होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है। मतलब एक विशियस साइकिल चल रहा है। जॉब्स नहीं है तो लोग बाहर जा रहे हैं, और लोग बाहर जा रहे हैं इसलिए जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही है। और अगर सरकार भी बार बार बदलती रहे तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे होगी? देखो, यूपी का एक और मेजर इशू रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1991 से 2002 तक यूपी में 8 अलग अलग सरकारें बदली और 3 बार प्रेसिडेंट रूल भी लगा। जब बार बार गवर्नमेंट बदलती रही तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ मुश्किल हो गई। देखो, इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण नहीं मिल पाती है। जब हर 1-2 साल में गवर्नमेंट बदलेगी तो कोई भी पॉलिसी लॉन्ग टर्म में एग्जीक्यूट कैसे होगी? इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज रहते हैं, इंडस्ट्रीज भी अनसर्टेन रहती है, और इसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। और सिर्फ पॉलिसी एग्जीक्यूशन ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी इंस्टेबिलिटी का शिकार होती है। हर नए सीएम के साथ नए रूल्स, नई प्रायोरिटीज, और कई बार पुराने प्रोजेक्ट्स या तो डिले हो जाएंगे या फिर कैंसिल हो जाते हैं। मतलब जो इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करना चाहती है उनके लिए कोई क्लियर रोड मैप नहीं बनता है। तो आप ही सोचो, जब तक स्टेट का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ही इतना अनप्रेडिक्टेबल हो तो वहां कोई बड़ा बिजनेस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कैसे करेगा? हालांकि थैंकफुली आज के टाइम में यूपी पॉलिटिकली काफी स्टेबल हो गया है। 30-40 साल में पहली बार किसी पार्टी ने यहाँ लगातार 2 बार गवर्नमेंट फॉर्म की है। दूसरा बड़ा फैक्टर था इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। पूरी तरह से डेवलप ना होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स और वाटर सप्लाई इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इन्वेस्टर्स को एफिशिएंट सप्लाई चेन और रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो यूपी में अब तक एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं था। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है। यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंट ईयर्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर पूरा फोकस दिया है। मतलब जो पहले सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक डेवलपमेंट होता था, अब नोएडा और पूरे उत्तर प्रदेश में भी नए इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही हैं। अब देखो, 2016 से 2020 के बीच में फैक्ट्रीज का नंबर 1.4% CAGR से बढ़ा है और एम्प्लॉयमेंट 4.7% CAGR से। मतलब जॉब्स भी, मार्केट भी इम्प्रूव हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन इसका फंडा सिंपल है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करो, बिजनेसेस ग्रो करो और जॉब्स क्रिएट करो। और ऐसे ही इनिशिएटिव से यूपी गवर्नमेंट अब अगले 4 साल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एम कर रही है। अब ये पूरा होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर मेरी एक और डिटेल वीडियो जल्दी आ रही है। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी चल रहा है। पहला स्टेप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब नए एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं। नोएडा से लेकर पूर्वांचल तक कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, जो बिजनेसेस के लिए एक गेम चेंजर है। एग्जांपल के तौर पर देखें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्लान हो रही है, जिसका मतलब है नोएडा, ग्रेटर नोएडा से इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसे कि मेगा प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। और जब जेवर एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से एक होगा और पूरे रीजन की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अब सोचो, बेटर कनेक्टिविटी, मेगा प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर, इन सब के लिए कौन सा बिजनेस नहीं आना चाहेगा? दूसरा स्टेप, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज। यूपी गवर्नमेंट सिर्फ जेनरिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस नहीं कर रही है, बल्कि डिफेंस,
एरोस्पेस, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज बना रही है ताकि टारगेटेड डेवलपमेंट हो। और तीसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज से 10 साल पहले लोग कहते थे कि यूपी में बिजनेस शुरू करना मुश्किल है, लेकिन अब गवर्नमेंट नए रिफॉर्म्स ला रही है, पेपर वर्क सिंप्लीफाई हो रहा है और नए एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब जब गवर्नमेंट बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज ला रही है और इन्वेस्टमेंट को पुश कर रही है, तो नेचुरली इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है नोएडा में, जो यूपी का इंडस्ट्रियल और टेक हब है। आईटी कंपनीज यहाँ ऑलरेडी रैपिडली ग्रो कर रही हैं, नए स्टार्टअप आ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टैब्लिश हो रही है। और इन फैक्टर्स से शायद हम कह सकते हैं कि यूपी के पास पोटेंशियल है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बनने का। तो हाँ, नो डाउट चैलेंजेस है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में काम किया जाए तो यूपी की इकोनॉमी भी एक नया मेकओवर ले सकती है। और कुछ इंडिकेटर्स ऑलरेडी दिख रहे हैं कि स्टेट किस तरफ जा रहा है, जैसे एक्सप्रेसवेज का बूम। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स स्टेट को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने में मदद कर सकते हैं। बेटर कनेक्टिविटी का मतलब है नए इन्वेस्टमेंट और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की ग्रोथ। देखो, यूपी अब इंडिया का 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है। नोएडा और लखनऊ जैसे सिटीज टेक हब्स के रूप में डेवलप हो रहे हैं, जिससे नए एंटरप्रेन्योर्स और एमएसएमईज को बूस्ट मिल रहा है। इसके अलावा हम टूरिज्म बूस्ट को कैसे भूल सकते हैं। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा जैसे स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल डेस्टिनेशंस की वजह से यूपी टूरिज्म में एक मेजर प्लेयर बन रहा है। और जिस स्पीड से सेक्टर आगे बढ़ रहा है, उससे ये लगता है कि ये सेक्टर लोकल एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकता है। एंड नॉट टू फॉरगेट, यूपी में नए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई एरोस्पेस और डिफेंस यूनिट पॉलिसी अप्रूव की है, जिसका एम है 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और 1 लाख लोगों के लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को पुश किया जाए, पॉलिसी स्टेबल हो और फंड सही जगह इन्वेस्ट हो, तो यूपी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रगल्स को रिवर्स कर सकती है। पर आपको क्या लगता है, यूपी अपनी गरीबी से निकलकर इंडिया का टॉप इकोनॉमिक स्टेट बन सकता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।